आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि संकट का दौर है, तो चुनाव तक उन्होंने कोई बात नहीं बोली, गलत गलत मुद्दों पे भटकाया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो ये बात बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करिए, आप सोना मत लीजिए शादी ब्याह में। अरे भाई, सोना लेना देना ये रिचुअल का पार्ट हो चुका है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी कानून बनते हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए हैं। अगर गोल्ड बंद ही कर देंगे तो उन व्यापारियों का क्या, जो इस पे डिपेंड हैं, सोने पे डिपेंड उन व्यापारियों को आप क्या देंगे? अब वो अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे? तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पुलिस विभाग में हुआ है या शिक्षा के विभाग में हुआ है या मेडिकल विभाग में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जाके लीक हुआ है कि राजनेता कभी देश हित में कभी कोई काम करता ही नहीं है। आप जानती हैं कि जब भी किसी पे ईडी की रेड पड़ती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक वॉशिंग मशीन में जाता है और वहाँ जाकर वो क्लीन चिट ले लेता है और अपने आप को राजनीति में स्टेबल कर देता है। क्या लगता है 27 में यूपी में बीजेपी की सरकार वापस आएगी? यूपी में तो मुश्किल है। इसका मतलब ये है, जो पूरा इतना बड़ा हमारा संसाधन लगे हुए हैं, पूरे मंत्रालय हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आयोग और पक्ष यानी सरकार दोनों अब एक हो चुके हैं। ये अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट। बड़ा आरोप है जी, बड़ा आरोप है और ये सत्य आरोप है। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान हाल ही में सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें क्योंकि आगे नई ऊर्जा संकट आने वाली है। जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना काल में भी ऐसा एक बयान सामने आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। उन्होंने कहा है कि हम सभी को तैयार होने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होता है, वहाँ पर बड़े बड़े रोड शोज़ होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कई गाड़ियाँ पहुँचती हैं, क्या उनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्या वो गाड़ियां पानी से चल रही हैं? इसी पर आम पब्लिक की क्या राय है, उस पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, आपकी क्या राय है? क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, लेकिन हम चुनावी जो रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, रोड शोज होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें तमाम काफिले चलते हैं। ये दोहरी जो मानसिकता है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अब भाई देखिए, हम लोग तो गैर सियासी लोग हैं, तो हमको भाई वो अपनी सियासत के हिसाब से कह रहे हैं। हम लोग एक नॉर्मल देश की जनता हैं, तो हमारा तो ये कहना है, अगर वो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई बचाया जा सकता है और ये नेचुरल रिसोर्स है अपना, और अभी चूँकि हार्मोज वाला वो इशू चल ही रहा है, और अगर आप तेल बच सकता है तो भाई अपने एंड से हम कोशिश कर सकते हैं। सवाल ये है कि चुनाव के बाद ही क्यों देश की याद आई? अब यही तो मैंने आपसे कहा ना कि वो अब हम लोग पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं। अब अगर पॉलिटिकल हों हम, तो उस हिसाब से उसका पॉलिटिकल वो करें। हम तो भाई, अगर वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो भाई उस हिसाब से ठीक है। क्या लगता है 27 में यूपी में बीजेपी की सरकार वापस आएगी? यूपी में तो मुश्किल है। यूपी में मुश्किल। मतलब आप योगी जी के काम से खुश नहीं है? नहीं, काम से खुश नाखुश की बात नहीं है, लेकिन यह है कि एंटी कम्बेंसी भी हो जाती है। 10 साल गवर्नमेंट चल चुकी है, तो थोड़ा ये फैक्टर भी रहता है। तो जैसे बंगाल में खेला देखने को मिला, यूपी में भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मैडम, इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी कानून बनते हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए हैं। एक मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए हैं। अच्छा, आप यहाँ ये गोल्ड की बात जो की है मोदी जी ने, क्या संभव है कि कोई भी व्यक्ति, चलिए सोना आजकल आदमी की बस की बात नहीं खरीद पाए, आम आदमी खरीद पाए, ठीक है, लेकिन कोई एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसके घर में शादी है, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कहीं ना कहीं ट्रेंड्स है कि उसको ज्वेलरी देनी है, बेटी को ऐसे गिफ्ट करनी है या जो भी गिफ्ट करनी है। चाहे एक गरीब परिवार के व्यक्ति से, वो भी कहेगा कि चलो मैं अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दूं। नहीं देगा तो क्या आपको लगता है कि आज कोई शादी होगी बिना गोल्ड के? संभव ही नहीं है बिना गोल्ड के कोई शादी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, तो मैडम जो अभी अपने देश का सिस्टम चल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कन्वेंस के कहीं आने जाने के अपने काम को कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश की इकोनॉमी भी जो ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी डिपेंड करती है। आप कहाँ कहाँ बचत करेंगे? आप चलो अगर गोल्ड बंद ही कर देंगे तो उन व्यापारियों का क्या, जो इस पर डिपेंड हैं, सोने पे डिपेंड, उन व्यापारियों को आप क्या देंगे? अब वो अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे? भाई कई लोग व्यापार कर नहीं कर रहे हैं। अगर 1 साल के लिए मान लो बंद कर दिया, सोने चांदी का व्यापार बंद कर दिया, तो व्यापारी कहाँ जाएगा बेचारा वो? मैडम, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वादे करने चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती हैं, और जो चीज़ें बिल्कुल निरार्थक है, इनका कोई मतलब जो कह लो, जिनका कोई
मतलब नहीं है। ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जो शायद होना संभव नहीं है। आपने वादों का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए थे। हमने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया है, रद्द हो गया है। तमाम छात्र हैं जो निराश हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक पेपर सरकार नहीं करवा पा रही है, कितने हम देखते हैं कि पेपर इसी तरह लीक हो जाते, रद्द हो जाते। मैडम ये एक पेपर नहीं है, आप उठा के देखिए पास्ट से तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पुलिस विभाग में हुआ है या शिक्षा के विभाग में हुआ है या मेडिकल विभाग में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जाके लीक हुआ है। अब आप सोचिए, एक बच्चा वो जिसने सारी साल मेहनत की, 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है नीट का, ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे आज इंडियन सिस्टम में सबसे टफ एजुकेशन मानी जाती है नीट का तैयारी प्रिपरेशन करना, ठीक है। एक बच्चा कम से कम 16-17 घंटे पढ़ के स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो 1 साल से 2 साल तैयारी कर रहा है, उसने आज एग्ज़ाम दिया जाके। एक बच्चा वो जिसने तैयारी नहीं की, उसने क्या किया, उसके हाथ में पेपर लगा लीक वाला और जाके उसने एग्ज़ाम दे दिया जाके। तो अब सिलेक्शन किसका होगा? जिसने एक बिना साल पढ़ाई किए एग्ज़ाम नीट का दिया जाके वो क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि ये मेरिट जाती है, तो जिसकी मेरिट हाई होगी वही एडमिशन ले पाएंगे नीट में, MBBS में, ठीक है। और एक बच्चा वो जिसने 17-18 घंटे स्टडी की है, तो कहीं ना कहीं उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि बहुत टफ एजुकेशन होता है नीट का। ये उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया आपकी पगड़ी देख करके, पंजाब याद आया और पंजाब की राजनीति याद आई, राघव चड्ढा याद आए। किस तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब में 7 सांसद अचानक आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी से उनकी पहचान बनी, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मैडम, पॉलिटिक्स नाम ही इसी का है। पॉलिटिक्स, मेरा अपना ओपिनियन है कि राजनेता कभी देश हित में कभी कोई काम करता ही नहीं है। आप उठा के अतीत को लेकर आज तक आप देख लीजिए, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। जब किसी राजनीति में कोई राजनेता जब कदम रखता है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है आप देखिए क्या होता है, और राजनीति करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है जाकर। तो यहाँ पर लोग अपने लिए आते हैं राजनीति में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस पार्टी में, उन्हें फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट किस पार्टी से हो रहा है। राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी ने एक राजनीति पहचान दी थी, उनको एक मान सम्मान दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आप जानती हैं कि जब भी किसी पे ईडी की रेड पड़ती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक वॉशिंग मशीन में जाता है और वहाँ जाकर वो क्लीन चिट ले लेता है और अपने आप को राजनीति में स्टेबल कर लेता है। तो कई चीज़ें हैं राजनीति में। तो मैडम, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि राजनेता कभी जनता के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं कि यार मेरा भला हो, जनता बाहर में जाए। ये हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बंगाल में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और EVM का खेल हुआ है, क्या आपको लगता है, आप विश्वास करते हैं इन आरोपों पर, विपक्ष जो लगा? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं। मैं कह दूं कि नहीं भाई EVM खेल हुआ है, मेरी गलत ओपिनियन। मुझे इसका नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ चल रहा है वो आने वाले समय को देखते हुए सभी के सामने जो भी डिसीज़न हैं बीजेपी के या जो भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के, या जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत दयनीय हो रहा है। क्योंकि मैं तो इतनी अपील करूंगा, चाहे कोई भी पार्टी आए, वो कम से कम मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखे, उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान रखे, ऐसे वादे बनाए जो पूरे कर सके। सारी पार्टियाँ अपने आगे वादे रखती हैं, अच्छे से रखती हैं, शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो जो अपने वादों पर खरी उतरती है। मैं तो इतना बोलूँगा, कोई पार्टी में अगर मत हमें कुछ मुफ्त दो, हमें मुफ्त की आदत मत डालो, क्योंकि मुफ्त वो लेते हैं जिनके हाथों में दम नहीं होती काम करने की। मुफ्त लेने से आदमी निकम्मा पड़ जाता है। आप हमें रोज़गार दो, हम मेहनत कश लोग हैं, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना 5 किलो राशन के लिए। आप हमें एजुकेशन दीजिए, आप हमें जॉब दीजिए, हम मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे। आप बताइए 5 किलो राशन में क्या हो जाता है? 5 किलो राशन में कितना समय आपको अपना काट? लेकिन अंधभक्त जो हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो यही बताते हैं कि राशन मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, चीज़ें मिल रही, वो चीज़ें गिना रहे, मंदिर बन गया है। क्या यही एक बेसिक नीड है आज की पब्लिक की? मैडम, आज की जो बेसिक नीड है वो 2 है। फर्स्ट एजुकेशन और सेकंड मेडिकल फैसिलिटीज़। मैं देखता हूं कि ये छोटे स्तर पर है ही नहीं, ना के बराबर हैं। आज जो देश का पैसा है वो एजुकेशन सिस्टम पर व्यर्थ जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी व्यर्थ जा रहा है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लीजिए, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, वहाँ आपके मेडिकल स्तर क्या है। पैसा इज़ टोटली वेस्ट, ठीक है। इसको सुधारने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, इसको मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है सिस्टम को।
अगर आज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है तो फिर प्राइवेट संस्थाओं की वजह से है, वरना आप देखिए ना गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है बच्चों के लिए। जिन विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं जिनको मिड डे मील मिलता है, जाके बच्चों को नहीं पता हमें क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता आज हमें यहाँ राशन मिलना, खाना में खाना है, तो मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। और कितने गाँव के आप आज भी हालात ऐसे हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ गाँव से, बहुत ज़्यादा दयनीय हैं, बद से बदतर हैं, जिनके यहाँ शायद मेरे ख्याल से 5 किलो राशन बहुत कम पड़ता है। जब कोई बीमारी आ जाए ना तो वो सोचते हैं बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ इलाज कराने के लिए। आजकल आसान नहीं है किसी के लिए। तो मेरी तो बस यही अपील है जो भी सरकार है मौजूदा या आने वाली, कि प्लीज़ आप ना एजुकेशन सिस्टम को और मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, शादी हो, कोई इवेंट हो तो उसको टाल दीजिए। कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम खर्च करें क्योंकि हमारे सामने ऊर्जा संकट आने वाला है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि वो लोगों का आगाह कर रहे हैं ताकि सतर्क रहें हम लोग, लेकिन जब बंगाल का चुनाव होता है, वहाँ रैलियाँ होती हैं, रोड शो होते हैं, उनमें जो गाड़ियाँ चलती हैं, काफिले चलती हैं, जो कि 1-2 गाड़ी नहीं चलती हैं, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। तो मोदी जी को ये ख्याल चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों आया, क्यों देश तभी याद आया है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारे भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना इस समय या सबसे खराब दौर से राजनीति गुजर रही है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या जो अभी हमारे राजनेता हैं, वो जो बातें चाहते हैं कि जनता इम्प्लीमेंट करे या जनता करे, वो स्वयं नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो जब वो ये कहते थे कि आप हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए, व्रत रखिए और एक समय का भोजन करिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर में इस बात को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि संकट का दौर है, तो चुनाव तक उन्होंने कोई बात नहीं बोली, गलत गलत मुद्दों पे भटकाया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो ये बात बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करिए, आप सोना मत लीजिए शादी ब्याह में। अरे भाई, सोना लेना देना ये रिचुअल का पार्ट हो चुका है, एक हमारा कल्चर बन चुका है, इसको आप सडन कैसे इसको मना कर सकते हैं? इसका मतलब ये है जो पूरा इतना बड़ा हमारा संसाधन लगे हुए हैं, पूरे मंत्रालय हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो सच में काम कर रहे होते तो हमारे भारत देश की इतनी खराब स्थिति न हुई होती। याद करिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वही पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, लेकिन भारत बहुत इफेक्टिवली उसको टैकल कर रहा था। तो ये भाव, ये काम इस सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि ये सरकार काम करती है प्रचार तंत्र पर। प्रचार मंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसीलिए वो पूरे जितने भी प्रदेशों में चुनाव होंगे, वो केवल प्रचार की राजनीति करते हैं, प्रचार का राजनीतिकरण करते हैं, उसके बाद रणनीति बनाते हुए वहाँ सारे रिसोर्स खपा देते हैं। बाकी की रिसोर्स जो बचते हैं, वो कहते हैं अब हमको आगे के चुनाव भी देख लो, मैनेज कर लीजिए आप, अभी ये चीज़ें देखिए, क्योंकि अगले चुनाव आने, हमको वहाँ भी रिसोर्स करना है, तो आप वो रिसोर्स मत यूज़ करिए, हम करेंगे, अभी आप कम कर दीजिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो क्या आपको क्या लगता है, जैसे विपक्ष आरोप लगाते हैं कि भाजपा 2 चरित्र रखती है, 2 तरीके के फेसेस रखती है, कि अपने लिए कुछ और बयान देती है, जनता के लिए कुछ और, क्या जनता को वो इस कदर बेवकूफ़ समझते हैं कि कुछ भी कह लेंगे और जनता मान लेगी? क्योंकि पेट्रोल के टाइम हमने देखा कि किस तरीके से अफवाह उठी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बोला था कि कोरोना जैसे संकट आ सकते हैं, इतनी बात पे पेट्रोल पंप के सामने लाइनें लग गई थी। क्या अब वही स्थिति फिर से नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री वहाँ मंच से बोलते हैं, क्या ये बात सदन में नहीं की जा सकती थी? देखिए, बात ऐसी है कि जो विपक्षी मुद्दा उठा रहा है, ये जेन्युइन मुद्दा है। जनता वर्तमान समय में राजनीति के, देश के सभी मुद्दों पर हाशियों पे है। जनता को अब कोई मुद्दे की राजनीति नहीं करना चाहता है कि जनता क्या चाहती है। अब वो कहा जाता है कि राजनीति करने वाले जितने भी राजनेता हैं कि हम जो कहें, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री जो कहें आप वो करिए, जिस वजह से अब जनता सफ़र कर रही है। जितने भी अभी आम चुनाव हुए हैं, उनमें मुझे लगता है जनता ने अगर अपने मुद्दों को लेकर वोट किया है तो वो उनकी खुद की विजय हुई है जनता की। अगर वो मुद्दों से हट के वोट करते हैं तो खामियाजा इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा कि हम सोना ना खरीदें, हम पैदल चल लें। इतनी गर्मी में आम आदमी साइकिल चलाएगा, उसको आना भी है ऑफिस से, उसके बाद जाना भी है, कैसे वो अपने खुद की चीज़ों को मैनेज करे? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जनता का दोहन हो रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, और विपक्ष सच में जनता के मुद्दे उठा रहा है और जनता के सरोकार की बात कर रहा है।
जब बंगाल चुनाव हुआ आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी मशीनरी वहाँ लगा दी गई। विपक्ष ने कहा कि चुनाव की चोरी की गई है, वोट चोरी हुई है। और जिस तरीके से हमने देखा भी कि अब जैसे ही रिजल्ट आए हैं, अब जो इलेक्शन कमीशन में जो अधिकारी थे, जो SIR प्रक्रिया जिन अधिकारियों ने कराया, उन्हीं को पद दे दिया गया, उनको सहायक बना दिया गया शुभेंदु सरकार में, उन्हीं को सचिव बना दिया गया है। क्या ये जो आरोप लगाता है विपक्ष की चुनाव आयोग और बीजेपी मिली हुई है और वोट चोरी कर रही है, सच है? आपको क्या लगता है जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर के? देखिए, एकदम ये सही बात है कि चुनाव आयोग और पक्ष यानी सरकार दोनों अब एक हो चुके हैं। ये अलग नहीं है, बड़ा इंडिपेंडेंट। आरोप है। जी, बड़ा आरोप है और ये सत्य आरोप है। कारण उसके पीछे ये है कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं गलत करता हूं एज अ बीजेपी या कोई और गलत करता है एज अनदर पार्टी, अपोजिशन पार्टी, तो दोनों को कार्रवाई करने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। लेकिन वर्तमान के जितने भी पूर्व के चुनाव हों या चुनाव जो अभी जस्ट हुए हैं, वहां पर चाहे पर्यवेक्षक अधिकारी बन के गए हों, अगर अपोनेंट पार्टी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर देता है। यही मुद्दे यहाँ समाजवादी पार्टी ने जब उठाए, इतने सारे उन्होंने वोटर लिस्ट दी कि इनके नाम कटे, ये इनके कट गए, ये चीज़ें हुई, उसका चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन वही कोई पक्ष या सरकार के कोई भी लोग उठाते हैं तो इतने बड़े बड़े लिए जाते हैं एक्शंस की उसके कुछ कहने को नहीं। तो ये बिल्कुल चुनाव आयोग संदिग्ध के घेरे में है और अपनी क्रेडिबिलिटी डे बाय डे चुनाव आयोग खराब कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लोगों की मिलीजुली हुई राय सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि नाराजगी भी साफ तौर पर है, क्योंकि जनता को जिस तरीके से सरकार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता आज की सजग है, जागरूक है और वो जानती है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।